दादाजी मरने से पहले मुझे बता गए थे कि घर में 100 अरब रुपए छिपे हुए हैं, लेकिन ये बताए बिना ही चल बसे कि पैसे कहाँ हैं। इसलिए मैंने पूरा घर उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक टूटा हुआ प्लास्टिक का टब मिला। तभी जब मुझे लगा कि दादाजी ने मुझे बेवकूफ बनाया है, अचानक मैंने देखा कि जो 5 मिनरल वाटर की बोतलें मैंने अभी अभी गलती से उस टब में फेंकी थीं, वो 10 हो गई थीं। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, इसलिए मैंने वो 10 बोतलें बाहर निकाली और फिर एक बोतल अंदर डाल दी। कुछ सेकंड बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बोतल 2 बन गई। ये कोई साधारण टब नहीं था, ये तो असली जादुई टब था। अंदर जाने वाली चीज 1 से 2 हो जाती थी, 10 से 20 हो जाती थी। एक मिनरल वाटर की बोतल 10 पैसे की थी और मैं सोचने लगा कि अब तो मैं अमीर बनने वाला हूं। इसके बाद मैं लगातार उसमें मिनरल वाटर की बोतलें डालता गया और खुशी खुशी उन्हें बोरियों में भरता गया। 1 घंटे बाद मैं अपनी तिपहिया गाड़ी में सैकड़ों किलो मिनरल वाटर की बोतलें लादकर कबाड़ खरीदने वाली दुकान पर पहुंच गया। अरे लड़के, इस बार तो काफी माल उठा लाया। चाचा जल्दी तौल दीजिए। 1 घंटे से ज्यादा मेहनत के बाद चाचा ने सब तौल लिया। हिसाब लगाने पर सिर्फ मिनरल वाटर की बोतलों के ही 5,000 रुपए निकले। मैं खुशी से पैसे उठाकर सीधे घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैं एक तरफ उन 5,000 रुपयों को गिन रहा था और दूसरी तरफ सोच रहा था कि इस जादुई टब से पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अरे यार, मैं कितना बेवकूफ हूं। जब ये टब हर चीज की कॉपी कर सकता है तो मैं सीधे पैसे ही इसमें क्यों ना डाल दूं। सोचा और तुरंत कर डाला। मैंने अभी अभी कमाए हुए 5,000 रुपए सीधे उस टब में फेंक दिए। कुछ सेकंड बाद सचमुच चमत्कार हो गया। 5,000 रुपए 10,000 बन गए, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 12,80,000 रुपए हो गए। अपने सामने नोटों का पहाड़ देखकर मेरे दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, अब मैं भी अमीर आदमी हूं। चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, अंबानी हो या बिल गेट्स, सबको मैं ही खरीद लूंगा। मैं सोफे पर बैठा इसी खुशी में डूबा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने जल्दी से नोटों की एक गड्डी उठाकर देखी तो पता चला कि कॉपी हुए सारे नोटों के नंबर असली नोटों जैसे ही थे। मैं उदास हो गया कि इन पैसों का कोई फायदा नहीं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अबे जल्दी दरवाजा खोल और पैसे वापस कर। मेरा दिल बैठ गया। बाहर था भैया शेरू। शेरू इलाके का गुंडा था। 1 साल पहले मैं अपनी क्रश को एक आईफोन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे उधार लिया था। मैं सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं कि तभी एक लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया गया। शेरू भैया, हमारी बात तो हुई थी। कौन सी बात हुई थी बे? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, आज अगर ब्याज समेत पूरे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने घबराकर कहा, भैया मुझे तो 1,60,000 ही देने थे ना। शेरू हंस पड़ा। आज हम 4 लोग पैसे लेने आए हैं, हर आदमी का 10,000 रुपए आने जाने का खर्चा लगेगा। गलत तो नहीं कह रहे? मैंने बेबस होकर कहा, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं, कुछ दिन और दे दीजिए। शेरू बोला, पिछले साल से लेकर अब तक पूरे 1 साल की मोहलत दे चुका हूं, फिर भी पैसे नहीं लौटाए। मैंने कहा, लेकिन भैया मैंने आपसे सिर्फ 10,000 रुपए उधार लिए थे और इस 1 साल में 80,000 से ज्यादा चुका चुका हूं। तभी शेरू ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं दर्द से चीख उठा, पैसे नहीं देगा? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। तभी उसकी नजर अचानक ड्राइंग रूम के सोफे पर रखे नोटों के पहाड़ पर पड़ गई। अभी तो कह रहा था तेरे पास पैसे नहीं है, फिर ये क्या है? तब मुझे याद आया कि ये वही 12,80,000 रुपए थे जो मैंने टब से कॉपी किए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पापा ने अभी घर बेच दिया है, ये उसी के पैसे हैं। इतने सारे नोट देखकर शेरू की आंखें लाल हो गईं। फिर उसने कहा, वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तू 1 दिन लेट हो चुका है। सिर्फ 2 लाख देने से काम नहीं चलेगा, ऊपर से 50,000 रुपए फीस भी लगेगी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भैया आप तो बहुत कम बोल रहे हैं। 50,000 से क्या होगा? जब मेरे रिश्तेदार और दोस्त किसी ने मदद नहीं की, तब सिर्फ आपने मुझ पर भरोसा किया। ये सारे पैसे रख लीजिए, मूल रकम छोड़कर बाकी सब मैं आपकी मदद का शुक्रिया समझकर दे रहा हूं। पूरे 12,80,000 रुपए हैं, हमारा हिसाब बराबर मान लीजिए। शेरू जोर से हंस पड़ा। मुझे पता था तू एहसान मानने वाला लड़का है। ऐसा कर, ये पैसे मैं अभी अपने पास रख लेता हूं, आगे कभी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, सबसे कम ब्याज पर पैसे दूंगा। इतना कहकर उसने मेरे सामने उधार का कागज फाड़ दिया और अपने आदमियों के साथ सारे पैसे लेकर खुशी खुशी चला गया। मैं मन ही मन हंसा। जिसके पास ये जादुई टब हो, उसे तेरे जैसे आदमी से उधार लेने की क्या जरूरत है? अभी खुश हो ले, बाद में तुझे तेरे किए की सजा कोई और देगा। शेरू के जाने के बाद मैं एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा। दुकान में सिर्फ एक सेल्स गर्ल थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां सोना खरीदा और बेचा दोनों जाता था। जैसे ही मैं अंदर गया, काउंटर पर खड़ी लड़की ने मुझे रोक लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम कुछ खरीद भी नहीं सकते। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो पहचान गया। नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो?
उसने तिरस्कार से कहा, मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ। अब जल्दी बाहर निकलो, थोड़ी देर में बड़े ग्राहक आने वाले हैं। कहीं तुम यहाँ का माहौल खराब न कर दो। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आ गया। नेहा, क्या हुआ? नेहा तुरंत बोली, वर्मा सर, आप आ गए। ये भिखारी यहां से जा ही नहीं रहा, मैं इसे बाहर निकाल रही हूं। भिखारी? उसने पूछा। नेहा बोली, हाँ, ये मेरा कॉलेज का क्लासमेट था। खुद के पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिखावा बहुत करता था। इसने सूद पर पैसे लेकर मेरी दोस्त को आईफोन गिफ्ट किया था। बाद में पैसे नहीं चुका पाया। लोग कॉलेज तक पैसे मांगने आ गए थे, फिर इसे पढ़ाई छोड़कर कबाड़ बीनना पड़ा। ये यहां जरूर चोरी करने आया होगा। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और काउंटर में रखी एक सोने की छड़ की तरफ इशारा किया। मुझे ये चाहिए। सेल्समैन बोला, सर, इसकी कीमत कई हजार रुपये है। आप पक्का लेना चाहते हैं? नेहा फिर हंसने लगी। तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला? ये समाज है, कॉलेज नहीं। सूद का कर्ज चुकाया भी है या नहीं और सोना खरीदने चले आए? मैंने गुस्से में कहा, दुकान चलानी है या नहीं? नेहा बोली, दुकान चलेगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। पुराने क्लासमेट हो इसलिए कह रही हूं, बेइज्जती करवाने से पहले निकल जाओ। मैंने जेब से नकद पैसे निकाले और काउंटर पर पटक दिए। ये 10 ग्राम वाली सोने की छड़ पैक कर दो। कुछ सेकंड तक नेहा हैरान खड़ी रही। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा। तभी मालिक बोले, सर, ये 999 शुद्ध सोना है। 4500 रुपए का पड़ेगा, और हाँ, हम इसे वापस खरीदते भी हैं। मैंने तुरंत पूछा, आप लोग वापस भी खरीदते हैं? हाँ, लेकिन उस दिन के रेट से 10 रुपए प्रति ग्राम कम पर। चाहे तो बैंक में भी बेच सकते हैं, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप समझे नहीं, मैं ये एक छड़ बेचने नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे पास काफी सारा सोना हो तो क्या आप खरीदेंगे? मालिक ने उत्सुकता से पूछा, कितना सोना? मैंने आराम से कहा, कुछ दर्जन किलो होगा, और सब 999 शुद्ध सोना है। इसकी जांच आसानी से हो सकती है, नकली नहीं है। बस पता नहीं आप इतना सारा खरीद पाएंगे या नहीं। नेहा ठहाका मारकर हंस पड़ी। लगता है 10 ग्राम सोना खरीदते ही इसे दुनिया छोटी लगने लगी। इसे पता भी है कि कई किलो सोने की कीमत कितनी होती है। मालिक ने उसे घूरते हुए कहा, नेहा, ग्राहकों से ऐसे बात करना किसने सिखाया? वह बोली, सर, ये सच में गरीब है। ये कुछ हजार रुपए कहां से लाया पता नहीं। मालिक गरज पड़े, चुप रहो। तुम्हें ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था? तुम सिर्फ अस्थायी कर्मचारी हो। ये एक सोने की छड़ ही तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर है। नेहा को डांट पड़ते देख मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। ये कुछ हजार रुपए तो बस शुरुआत थी। आज रात के बाद मेरे पास हजारों नहीं, करोड़ों रुपए होने वाले थे। लेकिन नेहा फिर भी नहीं मानी। सर, इसका नाम रोहित है। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पूरा कॉलेज जानता है कि ये कितना गरीब था। अगर इसके घर में इतना सोना होता तो क्या ये सूद पर पैसे लेकर फोन खरीदता? मालिक ने फिर उसे डांट दिया, बस करो, मैंने तुम्हें यहां नौकरी दिलवाई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर ग्राहक की बेइज्जती करोगी। अभी की अभी माफी मांगो। नेहा ने मजबूरी में कहा, सॉरी रोहित जी, मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं छोटे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। मालिक बोले, रोहित जी, आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। हम दोनों ऑफिस में गए और चाय पीते हुए बात शुरू हुई। मालिक ने पूछा, रोहित जी, आपने कहा कि आपके पास कई किलो सोना है, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मजाक करने की कोई वजह नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। बस सवाल यह है कि आप खरीद पाएंगे या नहीं। मालिक बोले, अगर सच में 999 शुद्ध सोना हुआ तो मैं 350 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से खरीद लूंगा। जितना होगा सब खरीदूंगा। मैंने सिर हिलाया, ये रेट तो सहयोग जैसा नहीं लग रहा, रहने दीजिए, अगली बार बात करेंगे। मालिक तुरंत बोले, 360 रुपए। मैंने कुछ नहीं कहा। 375 रुपए, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। मैंने हाथ बढ़ाया, ठीक है, सौदा पक्का। बात खत्म होने के बाद मालिक मुझे बाहर तक छोड़ने आए। तभी उन्होंने काउंटर पर खड़ी नेहा को आवाज दी, नेहा, रोहित जी का नाम दर्ज कर लो, आज से ये हमारे डायमंड मेंबर हैं। नेहा हैरान रह गई, क्या इन्हें डायमंड मेंबर बनाना है? मालिक बोले, हाँ, कोई दिक्कत है? नेहा बोली, लेकिन डायमंड मेंबरशिप तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दुकान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करते हैं। मालिक हंस पड़े, कोई बात नहीं, कल मेरी और रोहित जी की बड़ी डील होने वाली है। ये कार्ड मेरी तरफ से भरोसे की निशानी समझो। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, रोहित जी, हमारी दुकान भले छोटी हो, लेकिन हम शहर की जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सदस्य हैं। इस कार्ड से आपको सालाना मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार मिलेगा। मैं मना करने ही वाला था कि तभी नेहा फिर बोल पड़ी, सर, आप इनके झांसे में आ रहे हैं। इनके पास इतना सोना हो ही नहीं सकता। कल की डील भी झूठ होगी। ये सिर्फ डायमंड कार्ड हासिल करने के लिए नाटक कर रहा है। मालिक ने उसे घूरा, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, आप जानते नहीं हैं इसे, ये हमेशा दिखावा करता है। अगर इसने आपको बेवकूफ बनाया तो बाद में पछताएंगे। उसकी बातें सुनकर मालिक चुप रहे, लेकिन इससे नेहा और भी हिम्मत वाली हो गई। भिखारी आखिर भिखारी ही रहता है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
अच्छा हुआ कि पूजा इसे छोड़कर चली गई, नहीं तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें इतना यकीन है कि मैं कल सोना नहीं ला पाऊंगा? नेहा हंसकर बोली, तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुम वही पुराने वाले रोहित हो जिसे हर कोई मजाक समझता था। कई किलो सोना सुनकर ही हंसी आती है। अगर तुम सच में इतना सोना ले आए तो मैं खुद घुटनों पर बैठकर तुम्हें यह डायमंड कार्ड दूंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, जब तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे माफी मांगनी है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अगर मैं कल सोना लेकर आया तो तुम घुटनों पर बैठकर वीडियो बनाते हुए माफी मांगोगी, और वर्मा जी, आप गवाह रहेंगे। मालिक ने तुरंत कहा, बिल्कुल, अगर आपका सोना सही निकला तो मैं खुद इसे घुटनों पर बैठाकर आपको कार्ड दिलवाऊंगा। घर लौटते ही मैंने सोने की छड़ उस जादुई टब में डाल दी। कुछ ही देर में मेरे सामने 2 सोने की छड़ें पड़ी थीं। मैं खुशी से उछल पड़ा। हो गया, हो गया, अब मैं सच में अमीर बन गया। दूसरी तरफ नेहा दिन भर की बेइज्जती नहीं भूल पा रही थी। रात को उसने कॉलेज के पुराने ग्रुप में मैसेज फैलाना शुरू कर दिया कि रोहित ज्वेलरी शॉप में झूठी शान दिखा रहा है। उसने बढ़ा चढ़ाकर यह भी कहा कि रोहित ने उसे परेशान किया, उसे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया और न जाने क्या क्या। अगले दिन जब रोहित फिर से ज्वेलरी की दुकान पहुंचा तो अंदर घुसते ही उसने कुछ लोगों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना। एक गरीब लड़का दावा कर रहा है कि उसके पास 50 किलो सोना है। सच में हंसी आ रही है। दूसरा बोला, अगर इसके पास 50 किलो सोना होता तो क्या ये अपनी क्रश को फोन दिलाने के लिए लोन लेता? नेहा भी वहीं खड़ी थी। कल इसने मेरे बॉस के सामने बहुत ड्रामा किया था। जब मैंने इसकी पोल खोली तो ये मुझसे दुश्मनी रखने लगा और मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगा। तीनों को अपनी बुराई करते सुनकर रोहित ठंडी हंसी के साथ उनके पास गया। तभी एक आदमी बोला, अरे रोहित भाई आ गए। सुना है तुमने नेहा से शर्त लगाई है, सच है क्या? रोहित ने जवाब दिया, बिल्कुल सच है। नेहा ने कहा था कि अगर मैं उसके बॉस के साथ डील कर लूं तो वो घुटनों पर बैठकर मुझे मेंबरशिप कार्ड देगी। तुम लोग बस गवाह बने रहना। नेहा तुरंत बोली, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, कल भी यही सब बकवास कर रहा था। तभी वर्मा जी और एक बुजुर्ग आदमी वहां आ गए। वर्मा जी बोले, रोहित जी आइए, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये है मशहूर ज्वेलरी एक्सपर्ट श्री अशोक मेहरा। रोहित ने आदर से नमस्ते की। फिर पूछा, जांच कहां होगी? वर्मा जी बोले, यहीं कर लेते हैं, आप अपना माल दिखाइए। रोहित ने अपना सूटकेस उठाकर काउंटर पर रख दिया, लेकिन उसे खोला नहीं। वर्मा जी बोले, रोहित जी सूटकेस खोलिए। रोहित थोड़ा झेंपते हुए बोला, वो मैं पासवर्ड भूल गया हूं। यह सुनकर सबके चेहरे बदल गए। वर्मा जी नाराज होकर बोले, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? बुजुर्ग एक्सपर्ट भी बोले, बेटा अभी भी समय है, चुपचाप निकल जाओ वरना बात खराब हो जाएगी। रोहित बोला, एक सूटकेस ही तो है, चाहो तो काट देते हैं। फिर खुद ही बोला, लेकिन इससे मेरा लगाव है, काटना नहीं चाहता। नेहा तुरंत हंस पड़ी। क्यों नहीं कहते कि सोने से भी लगाव हो गया है और अब बेचने का मन नहीं रहा। फिर उसने वर्मा जी से कहा, सर इसे यहीं सबके सामने माफी मंगवाइए। तभी अचानक रोहित को पासवर्ड याद आ गया। उसने जल्दी जल्दी नंबर घुमाए और सूटकेस खोल दिया। अंदर से उसने एक सोने की छड़ निकाली और अशोक मेहरा को दे दी। सर जरा इसे चेक कर लीजिए। अशोक मेहरा ने काफी देर तक सोने की छड़ को ध्यान से देखा और फिर वर्मा जी से कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही, शुद्धता भी सही है। मेरी राय में ये 999 शुद्ध सोना है। पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए मशीन से जांच करवा सकते हैं। यह सिर्फ औपचारिक बात थी। अगर उनकी राय के बाद भी मशीन से जांच करवाई जाती तो मानो उनकी बेइज्जती होती। रोहित ने कहा, वर्मा जी अब वजन करवा लीजिए, मुझे और भी काम है। वर्मा जी तुरंत बोले, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने नेहा को आवाज दी, नेहा क्या कर रही हो, जल्दी तराजू लेकर आओ। नेहा मन ही मन घबराने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित सचमुच सोना ले आया है। वह सोच रही थी, क्या मुझे सच में घुटनों पर बैठना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। एक गरीब लड़का मेरे सामने इतना बड़ा कैसे बन सकता है? थोड़ी देर बाद सारा सोना तौल लिया गया। खाते में 11 लाख से ज्यादा रुपए आने का मैसेज देखकर मेरे दिल में जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन अगले ही पल मुझे उससे भी ज्यादा मजेदार बात याद आ गई। वर्मा जी, मुझे याद है आपने कहा था कि मुझे आपकी दुकान की डायमंड मेंबरशिप मिलेगी, सही कहा था ना? वर्मा जी मुस्कुराए, बिल्कुल रोहित जी। नेहा, तुमने कल जो वादा किया था याद है ना? अब उसे पूरा करो। नेहा घबरा गई। सर आपका क्या मतलब है? वर्मा जी बोले, मतलब साफ है, कल मैं गवाह था। तुमने खुद कहा था कि अगर रोहित जी 50 किलो सोना ले आए तो तुम घुटनों पर बैठकर इन्हें कार्ड दोगी। नेहा ने तुरंत कहा, मैं नहीं झुकूंगी। मैं हंस पड़ा। नेहा, तुम्हारी जुबान खाने के लिए है या कुछ और करने के लिए? जो कहा है वो निभाओ। नेहा गुस्से में बोली, रोहित, सिर्फ कुछ पैसे आ जाने से खुद को बहुत बड़ा मत समझो। भूल मत जाना कि मैं शेरू भैया के लोगों में से हूं। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने वर्मा जी की तरफ देखा। आपने तो कहा था कि गवाह बनेंगे। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा और आप चुप रहेंगे तो फिर हमारे बीच आगे कोई कारोबार नहीं होगा। वर्मा जी का चेहरा बदल गया।
नेहा, अभी और इसी वक्त अपना वादा पूरा करो, चाहे तुम्हारे पीछे 10 शेरू भी खड़े हों, मैं झूठे वादे का नतीजा तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। नेहा सिर्फ वर्मा जी की वजह से इस दुकान में नौकरी कर रही थी। मजबूरी में वह चाय की मेज के पास घुटनों पर बैठी और मेरे लिए डायमंड मेंबरशिप कार्ड बना दिया। रोहित जी, आपका कार्ड। वर्मा जी बोले, आज का सबक याद रखना। नेहा ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे किसी की याद दिलाने की जरूरत नहीं। घर लौटकर मैंने ऑनलाइन अपने माता पिता को 20-20 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन कुछ ही देर में उनका फोन आ गया। बेटा, ये क्या हुआ? हमारे खातों में अचानक 20-20 लाख रुपए कैसे आ गए? पापा बोले, अबे कहीं फिर से किसी से उधार तो नहीं लिया? मां ने तुरंत टोका, आप बेटे को डांट रहे हैं तो खुद क्या हैं? मैंने हंसते हुए कहा, आप दोनों चिंता मत करो, शेरू भैया के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया और पीड़ितों को पैसे वापस मिले। मुझे कुल 30 लाख रुपए मिले थे। उसी में से मैंने आप दोनों को 20-20 लाख भेजे हैं और 10 लाख अपने पास रखे हैं। छोटा मोटा बिजनेस करूंगा। पापा बोले, कोई बिजनेस विजनेस मत करना, पैसे बचाकर रख और शादी कर ले। फिर मेरे साथ कपड़ों की फैक्ट्री में सिक्योरिटी का काम कर लेना। मां बोली, अरे रहने भी दीजिए, अगर बेटा कुछ करना चाहता है तो करने दीजिए। मुझे लगता है अब ये पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। पापा बड़बड़ाए, मुझे तो डर है कि कहीं फिर से हवा में न उड़ने लगे। मां ने कहा, बेटा मेहनत से काम करना, हम तुम्हारे साथ हैं। फोन रखने के बाद मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि इन करोड़ों रुपयों का क्या करूं। अगले दिन मैं अपनी साइकिल लेकर सीधे एक कार शोरूम पहुंच गया, लेकिन वहां भी मुझे वही लोग मिले जो कपड़ों से इंसान की औकात नापते हैं। मैंने कहा, मुझे एक कार देखनी है, जरा जानकारी दीजिए। सेल्समैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम कार खरीद सकते हो, साइड में खड़े हो जाओ, दूसरे ग्राहकों को संभालने दो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, मतलब तुम मुझे गरीब समझकर नजरअंदाज कर रहे हो? तभी एक दूसरा ग्राहक अंदर आया। सेल्समैन तुरंत उसके पास भागा, अरे शर्मा जी, आप आ गए। पिछली बार जो कार देखी थी उस पर मैं कंपनी से एक और फ्री सर्विस दिलवा सकता हूं। मैंने कहा, मैं पहले आया था, मेरी बात तो पूरी कर लो। तभी वो अमीर लड़का बोला, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं आज कार नहीं लेता। सेल्समैन तुरंत बोला, नहीं सर, अभी करता हूं। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, शर्मा जी हमारी दुकान के वीआईपी ग्राहक हैं और तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए जहां से आए हो वहीं जाओ। मैंने हंसते हुए कहा, वीआईपी होना इतना बड़ा कमाल है? वह बोला, हाँ है, अगर दम है तो तुम भी इससे महंगी कार खरीद लो, फिर मैं तुम्हें पहले सर्विस दूंगा। मैंने पूछा, अगर मैं इससे भी महंगी कार खरीद लूं तो क्या मैं इस सेल्समैन के बारे में कोई भी मांग रख सकता हूं? तभी एक महिला सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरे पास आई। सर, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। दूसरा सेल्समैन हंस पड़ा, सुहानी, तुम्हें नौकरी ज्वाइन किए 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी तक एक कार नहीं बिकी। कम से कम किसी असली ग्राहक के साथ प्रैक्टिस करो। सुहानी ने शांति से कहा, ग्राहक कार देखना चाहते हैं, मैं दिखा देती हूं, आप शर्मा जी का काम कीजिए। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी, सर आइए, मैं आपको आपकी पसंद की कार दिखाती हूं। मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक बात का गवाह चाहिए, अगर मैं उस आदमी की कार से महंगी कार खरीदूं तो मैं उस सेल्समैन के खिलाफ कोई भी मांग रख सकता हूं। सुहानी बोली, सर गवाह की जरूरत नहीं है, यहां हर जगह कैमरे लगे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। मैंने कहा, तो फिर मुझे सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार दिखाइए। सुहानी ने हैरानी से पूछा, सर आप पक्का हैं? एक बार और सोच लीजिए। मैंने जवाब दिया, मेरा समय कीमती है, बस मुझे वहां ले चलो। वह मुझे शोरूम के सबसे खास सेक्शन में ले गई। तभी शर्मा और वो सेल्समैन भी वहां आ गए। सेल्समैन हंसते हुए बोला, सुहानी, लगता है तुम परमानेंट नौकरी पाने के चक्कर में पागल हो गई हो। इस आदमी को वीआईपी सेक्शन में ले आई, ये खुद को बेच दे तब भी शायद एक टायर ना खरीद पाए। सुहानी बोली, ऐसा मत कहिए, हो सकता है ये खरीद सकें। शर्मा हंस पड़ा, वाह क्या मजाक है। मैंने कार की तरफ इशारा किया, मुझे यही कार चाहिए और मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। सुहानी चौंक गई, सर आप सच में? मैंने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया, लो खुद पेमेंट कर लो, पासवर्ड 383838 है। सुहानी को यकीन नहीं था, लेकिन वह फिर भी कैश काउंटर की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद पूरे शोरूम में आवाज गूंजी, 15,54,623 रुपए की पेमेंट सफल हुई। सुहानी खुशी से दौड़ती हुई आई और मेरा फोन वापस दे दिया। मैंने कहा, सुहानी जी, क्या आप अपने मैनेजर को बुला सकती हैं? मुझे उनसे एक सुझाव देना है। सुहानी ने तुरंत कहा, जी सर, अभी बुलाती हूं। उधर शर्मा जी का चेहरा उतर चुका था और वो चुपचाप निकल गए। वहीं सेल्समैन का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सेल्समैन अब पछता रहा था, उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तभी वह सुहानी पर बरस पड़ा, ये डील मेरी थी, तुम्हें मेरे ग्राहक के साथ सौदा करने का हक किसने दिया? सुहानी ने जवाब दिया, आप ही थे जिन्होंने रोहित जी को नजरअंदाज किया था, अब कैसे कह सकते हैं कि यह ग्राहक आपका था? वह बोला, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम्हारी डील ले लूं तो क्या हो गया? मैंने बीच में कहा, सुहानी जी इससे बहस मत कीजिए, मैनेजर को बुलाइए।
सेल्समैन हंसा, तुम कौन होते हो मैनेजर को बुलाने वाले? लेकिन कुछ ही देर में सुहानी सचमुच मैनेजर को लेकर आ गई। मैनेजर ने आते ही पूछा, रोहित जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने सीधे कहा, मेरी सिर्फ एक मांग है, इस आदमी को नौकरी से निकाल दीजिए और आगे आपकी किसी भी शाखा में इसे काम मत दीजिए। सेल्समैन गुस्से में चिल्लाया, तुम होते कौन हो? मैं इस शोरूम का सबसे अच्छा सेल्समैन हूं, मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। मैनेजर ने उसे डांट दिया, चुप रहो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, रोहित जी इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं, आप शांत हो जाइए, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। मैंने कहा, अगर आप इसकी तरफदारी करेंगे तो कल आपकी नौकरी भी जा सकती है। मैनेजर असहज हो गया। उसी समय सुहानी बोली, सर जब मैं पेमेंट कर रही थी तब मैंने इनके खाते का बैलेंस देखा था, उसमें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे। यह सुनते ही मैनेजर का रवैया बदल गया। वह सोचने लगा कि अगर इतने बड़े ग्राहक को नाराज किया तो नुकसान हो सकता है। आखिर उसने फैसला कर लिया, रोहित जी आप चिंता मत कीजिए, इसे अभी नौकरी से निकाला जाता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन बाद में दिखावे के लिए निकाल कर फिर वापस मत रख लेना, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे मैं उसके मन की बात पढ़ सकता हूं। आखिर उसने सेल्समैन से कहा, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, अकाउंट से अपना हिसाब ले लो और यहां से चले जाओ। सेल्समैन वहीं जमीन पर बैठ गया। सब खत्म हो चुका था। मामला निपटने के बाद मैं अपनी नई कार लेकर सीधे घर लौट आया। घर पहुंचते ही मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, ये जादुई टब हर चीज की कॉपी कर सकता है, अगर मैं इसमें नहा लूं तो क्या होगा? आधे घंटे बाद नहाकर जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरी त्वचा पहले से काफी बेहतर हो गई है। मैंने सोचा, अगर ऐसा है तो क्या ये छोटों को भी ठीक कर सकता है? लगता है इसकी असली ताकत समझने के लिए मुझे किसी बेहतर जगह पर रहकर आराम से प्रयोग करना होगा। टब के असर को दोबारा परखने के लिए मैं अपनी कार लेकर सीधे एक 7 सितारा होटल पहुंच गया। मैंने रिसेप्शन पर पूछा, आपके यहाँ सबसे लग्जरी स्वीट 1 साल के लिए कितना पड़ेगा? रिसेप्शनिस्ट हंस पड़ी, सर मजाक मत कीजिए, मैं आपके लिए एक बिजनेस रूम बुक कर देती हूँ, आप कितने दिन रुकना चाहते हैं? मैंने कहा, क्या हिंदी समझ नहीं आती? मैंने कहा 1 साल, पूरा 1 साल। मेरी ऊंची आवाज सुनकर लॉबी मैनेजर राहुल वहां आ गया। क्या बात है? रिसेप्शनिस्ट बोली, सर ये सज्जन बिना बुकिंग के आए हैं, हमारे मेंबर भी नहीं हैं और सीधे 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट मांग रहे हैं। राहुल मेरी तरफ मुड़ा, सर क्या आप सच में 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ, कोई दिक्कत है? रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, कपड़े देखिए इनके, सामान भी खुद उठा रहे हैं, टिप देने से भी बचना चाहते होंगे। राहुल तुरंत गुस्से में बोला, अगर नौकरी नहीं करनी तो अभी निकल जाओ। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, सर अगर आप 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करते हैं तो आपको हमारी ब्लैक गोल्ड प्रीमियम मेंबरशिप मिलेगी, साथ ही होटल समूह की सभी वीआईपी सुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन पूरा भुगतान एक साथ करना होगा और बीच में रिफंड नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, कर दो बुकिंग। कुछ देर बाद राहुल बोला, रोहित जी कुल रकम 61,64,120 रुपए है, आप कैसे भुगतान करेंगे? मैंने तुरंत पेमेंट कर दी। राहुल मुस्कुराया, रोहित जी आपका स्वागत है, उम्मीद है आने वाला 1 साल आपके लिए यहाँ आरामदायक रहेगा। मैं मन ही मन खुश हो रहा था। मेरे पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैं स्टाफ का इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे स्वीट तक ले जाए। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे रोहित, तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो? मैंने मुड़कर देखा, सामने पूजा और उसका नया बॉयफ्रेंड खड़े थे। उन्हें देखते ही मुझे याद आ गया कि कभी इसी लड़की के लिए मैंने घर के मुआवजे के पैसे तक बर्बाद कर दिए थे। पूजा का बॉयफ्रेंड बोला, तुम्हारी वजह से नेहा की नौकरी चली गई, इसका हिसाब कौन देगा? मैंने कहा, वो खुद अपनी हरकतों की वजह से निकली है, मुझसे उसका क्या लेना देना? वह बोला, थोड़े पैसे क्या आ गए, खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम? अगर तुम्हारे परिवार का बिजनेस और पैसा हटा दिया जाए तो तुम्हारी क्या पहचान बचेगी? वह तमतमा गया, कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है 1 करोड़ रुपए आ जाने से तुम बड़े लोगों की दुनिया में पहुंच गए? फिर उसने घमंड से कहा, मैं इस होटल का सिल्वर प्रीमियम मेंबर हूं, यहां एक नियम है, अगर तुम्हारे जैसे लोग मेंबरों को परेशान करें तो होटल उन्हें बाहर निकाल देता है। उसने मैनेजर राहुल की तरफ देखा, मैनेजर, इस आदमी की वजह से मेरा अनुभव खराब हो रहा है, इसे बाहर निकालो। राहुल शांत स्वर में बोला, सर रोहित जी हमारे ब्लैक गोल्ड प्रीमियम मेंबर हैं, उनकी मेंबरशिप आपकी मेंबरशिप से ऊपर है, मुझे इन्हें निकालने का कोई अधिकार नहीं है। वह चौंक गया, क्या ये आदमी ब्लैक गोल्ड मेंबर? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बार बार कहने लगा, नामुमकिन है, ये तो एक मामूली आदमी है। फिर बोला, राहुल मेरे पापा भी इस होटल के ब्लैक गोल्ड प्रीमियम मेंबर हैं, अब तो तुम इसे बाहर निकाल सकते हो ना? इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है। राहुल ने शांति से जवाब दिया, आपके पिताजी वाकई हमारे ब्लैक गोल्ड प्रीमियम मेंबर हैं, लेकिन रोहित जी भी हैं,
और इन्होंने अभी अभी पूरे 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके रहने में कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे। पूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, इनके पास अभी सिर्फ पैसे आए हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब देखेंगे ये कितना घमंड करते हैं। मैंने राहुल से पूछा, मेरी और इसकी मेंबरशिप में कौन ऊपर है? राहुल बोला, सर ये सिल्वर प्रीमियम मेंबर हैं और आप ब्लैक गोल्ड प्रीमियम मेंबर हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मतलब ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर मैंने पूछा, अगर ऐसा मेंबर मुझे परेशान करे तो होटल के नियम क्या कहते हैं? वह लड़का तुरंत चिल्लाया, हिम्मत मत करना, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? राहुल ने गंभीर होकर कहा, सर रोहित जी हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से हैं, बेहतर होगा कि आप उनसे सम्मान से बात करें। मुझे यकीन है कि आपके पिताजी भी होटल के नियमों का सम्मान करेंगे। इतना कहकर राहुल ने वॉकी टॉकी पर सिक्योरिटी को बुला लिया। कुछ ही देर में 2 मजबूत सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। वह लड़का गुस्से से बोला, तुम लोग मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। राहुल ने कहा, सर गलत मत समझिए, ये आपको बाहर नहीं निकाल रहे, ये सिर्फ रोहित जी को उनके स्वीट तक छोड़ने आए हैं। फिर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। इसके बाद राहुल और होटल स्टाफ मुझे लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ चल दिए। कमरे में पहुंचकर मैं नरम सोफे पर धम्म से बैठ गया। कार भी खरीद ली थी, रहने की जगह भी तय हो गई थी। अब समय आ गया था कि कुछ लोगों से पुराने हिसाब बराबर किए जाएं। मैंने अपना फोन निकाला और नेहा को वीचैट पर एक वॉइस मैसेज भेजा, नेहा आओ जरा बताओ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। सच कह रहा हूं, सिर्फ वो आदित्य सिंह ही नहीं, तुम अगर शेरू भैया को भी ले आओ तो भी मैं डरने वाला नहीं हूं। कुछ ही देर बाद मुझे नेहा का एक मैसेज मिला। मैं बस हंस दिया और उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उधर उसी समय नेहा शेरू भैया के पास जाकर मेरी शिकायत कर रही थी। क्या 1 करोड़ रुपए? उसके पास इतने पैसे आए कहां से? शेरू भैया उसने जरूर चोरी की होगी, वो पहले इतना गरीब था, अगर उसके पास इतने पैसे होते तो आपसे लोन क्यों लेता? नेहा ने आगे कहा, भैया आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। शेरू बोला, नेहा सच कहूं तो रोहित मेरा सारा कर्ज चुका चुका है, अब उसके पास पैसे कैसे आए? चाहे जितने भी आए हों वो उसके अपने पैसे हैं। नेहा ने नखरे से कहा, लेकिन भैया मुझे बहुत बुरा लगा है, अगर आप मेरा बदला ले लें तो आज आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने समय देखने के लिए मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर 1 दर्जन से ज्यादा मिस्ड कॉल थीं और सब की सब शेरू भैया की थीं। मैं मुस्कुराया, मछली कांटे में फंस चुकी है, लगता है कल रात की चाल काम कर गई। मैंने वीचैट खोला और नेहा के कई मैसेज देखे। मैं मन ही मन हंसा। मैं तो समझता था शेरू बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन इतना छोटा सा जाल भी नहीं पहचान पाया। मैंने सोचा जब उसे जवाब चाहिए ही तो आज ही दे देता हूं। फिर मैंने शेरू को फोन मिला दिया। उधर से आवाज आई, अरे ये तो हमारे करोड़पति रोहित हैं, आज हम जैसे छोटे लोगों को फोन कैसे कर दिया? मैंने हंसते हुए कहा, अरे भैया मैं कहां और आप कहां, आप अभी कहां हैं, मैं आकर मिलता हूं। शेरू बोला, तेरे उस टूटे फूटे घर में 1 करोड़ रुपए रखे हैं और तू बाहर घूम रहा है? चल 10 मिनट में यहां पहुंच, अगर देर हुई तो हर 10 मिनट का 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। मैंने मन ही मन कहा, हर 10 मिनट के 10 लाख? अच्छा है, वो 1 करोड़ तो वैसे भी तेरे लिए ही तैयार किया है, बस डर यही है कि कहीं ज्यादा लालच में दम न घुट जाए। यह सोचकर मैंने जानबूझकर थोड़ी देर की और फिर कार लेकर पुराने मोहल्ले की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा शेरू और नेहा पहले से सोफे पर बैठे हुए थे। शेरू हंसा, आ गए करोड़पति साहब, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया मजाक मत कीजिए। शेरू बोला, ये उदास चेहरा क्यों बना रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर है मैं तेरे पैसे रख लूंगा? फिर उसने घड़ी की तरफ देखा, तू 45 मिनट लेट है, चलो गोल करके 50 मिनट मान लेते हैं, यानी 50 लाख रुपए। मैंने सोचा पूरे 1 करोड़ में से आधा तो आते ही मांग लिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पूरा पैसा उसी के लिए तैयार था। शेरू ने आगे कहा, चलो उन 50 लाख को अभी छोड़ देते हैं, पहले उस बात का हिसाब करते हैं कि तूने मेरी लड़की की बेइज्जती की, उसके मानसिक नुकसान के 10 लाख और नौकरी छूटने के 10 लाख। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैंने तुरंत सिर झुका लिया, भैया अगर मुझे पता होता कि नेहा आपकी लड़की है तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, मेरी गलती है, ये सारे पैसे मैं मुआवजे के तौर पर आपको दे देता हूं, बस आगे से अपना हाथ मेरे सिर पर रखिएगा। शेरू मुस्कुराया, अच्छा तो तू कितना देना चाहता है? मैंने कहा, भैया देना कैसा, आपने कहा था कि 50 मिनट की देरी के 50 लाख हुए, फिर नेहा जी के मानसिक नुकसान और नौकरी का नुकसान मिलाकर 20 लाख और कुल 70 लाख रुपए। शेरू ठहाका मारकर हंस पड़ा, वाह बात करने का तरीका तो तुझे आता है। फिर उसने नेहा की तरफ देखा, क्या कहती हो? नेहा ने तुनक कर कहा, नहीं सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा, इसे मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं शेरू भैया से कहूंगी कि इसके घुटने तुड़वा दें। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शेरू तो सिर्फ पैसों का भूखा है, लेकिन ये लड़की तो जान लेने पर उतारू है। उधर शेरू को भी मौका मिल गया। वह बोला, देख भाई
दोस्ती अपनी जगह और औरत अपनी जगह। मैं अपनी जान से प्यारी लड़की को दुखी नहीं देख सकता। ये 70 लाख तो मैं रख लूंगा, लेकिन आज तुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी शक्ल तुरंत उतर गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, भैया, आदमी के घुटनों की भी इज्जत होती है। क्या बिना घुटनों पर बैठे काम नहीं चल सकता? शेरू गरजा, मैं तुझे मौका दे रहा हूं और तू नखरे दिखा रहा है। या तो घुटनों पर बैठ या फिर मैं तेरे घुटने तुड़वा दूंगा। मैंने जल्दी से कहा, भैया, गलती हो गई, मेरी माफी स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करता हूं, पूरे 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख अपने पास रखता हूं, बाकी सब आप लोग रख लीजिए। उसे नेहा जी का मुआवजा समझ लीजिए। मुझे बस कहीं दूर जाकर साधारण जिंदगी जीने दीजिए। नेहा की आंखें चमक उठीं। मतलब बाकी के 90 लाख मेरे? मैंने तुरंत कहा, जी नेहा जी, आप बड़े दिल वाली हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। नेहा ने घमंड से कहा, चलो भिखारी, आज समझदारी दिखा दी, ये पैसे हम रख लेते हैं, लेकिन आगे कभी मेरे सामने मत आना। शेरू भी खुश हो गया। ठीक है, जब पैसे खत्म हो जाएं तो मेरे पास आ जाना, सबसे कम ब्याज पर फिर से पैसे दूंगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद शेरू भैया, धन्यवाद नेहा जी। दोनों सूटकेस उठाकर चले गए। उनके जाते ही मैं हंस पड़ा। क्या नाटक था! ऊपर से मुझे घुटनों पर बैठाना चाहते थे, और ये शेरू भी कमाल का व्यापारी है। मेरे ही पैसे मुझे उधार देगा और ऊपर से ब्याज भी लेगा। मैंने हंसते हुए वो नकद पैसे जो अपने पास रखे थे लाइटर से जला दिए। फिर पूरे घर को देखा और गहरी सांस ली। खत्म हो गया, अब नई जिंदगी शुरू होती है। इतना कहकर मैंने मोबाइल निकाला और एक फोन मिला दिया। मैं सोचते हुए कार लेकर वापस होटल की तरफ जा रहा था कि तभी पुलिस से कॉल बैक आया। उन्होंने बताया कि शेरू को हिरासत में ले लिया गया है और मुझे बयान देने के लिए थाने आना होगा। मैं सीधे नई सिटी के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां शेरू जोर जोर से कह रहा था, ये सारे पैसे मेरे नहीं हैं, रोहित ने दिए हैं, मेरे पास सबूत है। ये वही पैसे हैं जो इसने सोना बेचकर कमाए थे। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर का नाम विजय था। उन्होंने शेरू को डांटते हुए कहा, सीधे खड़े रहो, तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से साफ नहीं है। शेरू बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, इतने सालों से कानून मानकर जी रहा हूं। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अच्छा खेला तूने, अब समझ आया कि बार बार पैसे क्यों दे रहा था। मुझे फंसाने का प्लान था, लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा ना, तब तुझे देख लूंगा। इंस्पेक्टर विजय गरज पड़े, मेरे सामने किसी को धमकी देने की हिम्मत मत करना। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, रोहित, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। शेरू का कहना है कि तुमने ज्वेलरी शॉप से सोना बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाए और वही पैसे इसे दिए। मैंने शांत होकर जवाब दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, मैंने हाल ही में कई लाखों का सोना बेचा था, लेकिन वो पैसा लगभग खर्च हो चुका है। इंस्पेक्टर चौंके, इतनी जल्दी? मैंने कहा, जी, मैंने करीब 15 लाख की कार खरीदी, फिर 1 साल के लिए होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट लिया जिसमें 60 लाख से ज्यादा लग गए। ऊपर से पहले जो छोटे बड़े कर्ज लिए थे वो भी चुका दिए। बैंक रिकॉर्ड में सब मिल जाएगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत बैंक स्टेटमेंट निकलवाए और शोरूम व होटल दोनों जगह फोन करके जानकारी ली। सारी बातें मेरे बयान से मेल खा गईं। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है रोहित, सहयोग करने के लिए धन्यवाद, जरूरत हुई तो हम फिर बुलाएंगे। मैंने कहा, जरूर साहब, मैं कानून मानने वाला नागरिक हूं, अगर अपराधियों के खिलाफ कभी मेरी जरूरत पड़ी तो पूरा सहयोग करूंगा। थाने से निकलते वक्त मैं सोच रहा था कि नेहा इस बार बच निकली। पता नहीं आखिरी समय में उसने शेरू को छोड़ दिया या शेरू ने उसे बचा लिया। मैंने मोबाइल निकाला और वीचैट खोला। सचमुच नेहा का मैसेज पड़ा था, भिखारी, इस बार बच गया तो क्या हुआ, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। पूजा ने कहा है कि वो मेरा साथ देगी। अगर तू शेरू को फंसा सकता है तो आदित्य सिंह को फंसाकर दिखा। उसके पिता विशाल सिंह ग्रुप के चेयरमैन हैं। तेरे पास पैसे आ गए हैं, लेकिन समाज में पहचान नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। मैंने बिना जवाब दिए उसे ब्लॉक कर दिया। चलो, अब इसकी बकबक से छुटकारा मिला। मैं सोच ही रहा था कि फोन बज उठा। उधर से आवाज आई, रोहित जी, मैं वर्मा जी बोल रहा हूं, उम्मीद है आप मुझे भूले नहीं होंगे। मैंने कहा, कैसे भूल सकता हूं? वर्मा जी बोले, सुना है आपने हमारी दुकान से काफी सोना खरीदा था। मैं बस ये पूछना चाहता था कि उस सोने की सप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने हंसते हुए कहा, बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। हाँ, आपके परिचित शेरू के बारे में सुना? नकली नोटों के मामले में पकड़ा गया है। वर्मा जी तुरंत बोले, रोहित जी, एक बात साफ कर दूं, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो उस लायक भी नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर बताइए आपने फोन क्यों किया? वर्मा जी सीधे मुद्दे पर आ गए। मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी काफी माल बचा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं सारा खरीद सकता हूं। मैं हंस पड़ा, सारा माल? मुझे डर है कहीं ज्यादा माल देखकर आप ही ना घबरा जाएं। वर्मा जी भी मुस्कुरा दिए। युवा आदमी, क्या तुम अपनी सालाना कमाई से मेरी जेब का मुकाबला करना चाहते हो? मैंने कहा, पहले थोड़ा ट्रेलर देख लीजिए। उन्होंने पूछा, कितना? मैंने जवाब दिया, करीब 120 किलो। वर्मा जी पहले तो चौंके, फिर बोले, इतना भी ज्यादा नहीं है, जब चाहो सौदा कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, कल दुकान पर मिलते हैं, तब मैं आपको असली खेल दिखाऊंगा। होटल लौटकर मैंने फिर से सोने की ईंटें कॉपी करनी शुरू कर दी।
एक 120 किलो सोना तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगले दिन मैं सोना लेकर वर्मा जी की दुकान पहुंच गया। वर्मा जी मुझे देखते ही बोले, रोहित भाई, आपकी स्पीड तो कमाल की है। मैंने हंसकर कहा, आपको पैसा कमाने का मौका जो देना था। उन्होंने बिना ज्यादा जांच पड़ताल के कहा, मुझे आप पर भरोसा है। 120 किलो है तो 120 किलो ही होगा। आइए अंदर बैठकर चाय पीते हैं। चाय के दौरान उन्होंने कहा, शेरू वाले मामले के बारे में सुना। नकली नोटों के केस में उसे उम्र कैद हो गई। अपने कर्मों का फल मिला। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो नेहा को बचाने की कोशिश करेगा। वर्मा जी बोले, उस लड़की से सावधान रहना। तुमने उसकी बेइज्जती की है, वो आसानी से नहीं भूलेगी। अब उसके पास कोई सहारा भी नहीं है। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हूं। उधर नेहा भी खाली नहीं बैठी थी। शेरू जेल जा चुका था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसकी अपनी करतूतें सामने आ गईं तो वह भी बच नहीं पाएगी। सबसे ज्यादा उसे इस बात ने परेशान कर रखा था कि मैं, जिसे वह कभी भिखारी समझती थी, अब उससे कहीं ज्यादा अमीर हो चुका था। उसे यकीन था कि मेरे पैसों के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उसने पूजा को फोन किया, लेकिन कोई काम की जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि मैं होटल में 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट लेकर रह रहा हूं। तभी उसने मेरा पीछा करने का फैसला कर लिया। उस दिन जब मैं ज्वेलरी शॉप से निकलकर होटल पहुंचा, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नजर घुमाई तो देखा कि सोफे पर बैठी एक लड़की मास्क और चश्मा लगाए मैगजीन पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। मैं एक नजर में पहचान गया कि वो नेहा है। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ देखा ही नहीं और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मन ही मन में मुस्कुराया। मछली कांटे में फंस गई। उसी रात करीब 9 बजे मैं होटल से निकला और कार लेकर पुराने इलाके की तरफ चल पड़ा। नेहा भी टैक्सी लेकर पीछे पीछे आ रही थी। रास्ते में मैंने वर्मा जी को फोन किया। क्या आप किसी भरोसेमंद प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जानते हैं? वर्मा जी ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा, बस एक छोटा सा चूहा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वर्मा जी बोले, मेरे पास एक आदमी है, पहले फौज में था, अब अपनी सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। मैं उसका नंबर भेज देता हूं। मैं सीधे अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचा। कार से उतरते ही मैंने देखा कि नेहा छिपते छिपाते मेरे पीछे आ रही है। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर सोचने के बाद मैंने एक फैसला कर लिया था। मैं नेहा और आदित्य सिंह को अपने जाल में फंसाने वाला था। मैं मन ही मन हंसा। काश एक बार में बहुत ज्यादा सोना बना सकता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में देर ही कितनी लगती। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या यह सच है? क्या सचमुच कोई जादुई टब है? मैंने जल्दी जल्दी सोने की ईंटें पैक की और टब भी साथ ले लिया। नेहा दूर से सब देख रही थी। उसे समझ आ गया कि वो अकेले ये चीज हासिल नहीं कर सकती, इसलिए उसने आदित्य सिंह की मदद लेने का फैसला किया। रोहित, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। उसने तुरंत आदित्य सिंह को फोन लगाया और टब का पूरा राज बता दिया। आदित्य को शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वैसे भी उसकी मुझसे दुश्मनी थी, इसलिए उसने नेहा का साथ देने में कोई हिचक नहीं दिखाई। दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ योजना बनानी शुरू कर दी। उधर होटल लौटते ही मैंने वर्मा जी द्वारा बताए गए पूर्व सैनिक को फोन किया। हेलो, कौन? मैंने संक्षेप में पूरी बात समझाई और अगले दिन मिलने का समय तय किया। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई बहुत कीमती चीजें हैं। मुझे उन पर नजर रखनी है। उसने पूछा, कौन लोग? मैंने जवाब दिया, एक लड़की है नेहा, पहले शेरू के साथ घूमती थी। दूसरा आदित्य सिंह है, सिंह ग्रुप के मालिक का बेटा। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने लोग लगा देता हूं। मैंने आगे कहा, और आदित्य के पिता विशाल सिंह के बारे में भी जानकारी निकालो, खासकर शेरू के साथ उनका कोई संबंध रहा है या नहीं। उसने सिर हिलाया और ज्यादा सवाल नहीं किए। 1 हफ्ते बाद उसने मुझे खबर दी, नेहा और आदित्य कई बार मिल चुके हैं। दोनों मिलकर तुम्हारे उस टब को हासिल करने की योजना बना रहे हैं। मैंने कहा, एक और काम करना होगा, बिल्कुल इसी जैसा एक दूसरा टब ढूंढो। देखने में फर्क नहीं होना चाहिए। उसने पूछा, आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा, यह जानने की जरूरत नहीं है, बस टब ले आओ। 3 दिन बाद नकली टब तैयार था। मैंने असली टब होटल के लॉकर में रख दिया और नकली टब कमरे की सेंटर टेबल पर छोड़ दिया। फिर एक दिन होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते समय जानबूझकर अपना रूम कार्ड वहीं छोड़ आया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे निकलते ही नेहा चुपके से आई और रूम कार्ड उठा लिया। मैंने तुरंत सिक्योरिटी टीम को सूचना दी, उनकी लोकेशन मिलते ही मुझे बताना। कुछ समय बाद आदित्य और नेहा उस नकली टब के सामने खड़े थे। आदित्य ने पूछा, यही है वो जादुई टब? नेहा बोली, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रोहित इसी से सोना बढ़ाता है। आदित्य ने जेब से सोने की एक ईंट निकाली और टब में फेंक दी। दोनों कई सेकंड तक इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नेहा, तू मेरे साथ मजाक कर रही है? नेहा घबरा गई। नहीं, मैंने सच में देखा था, शायद कोई मंत्र होगा या फिर कोई खास समय। फिर उसने पूछा, लेकिन ये टब तो एक ही है, अगर ये काम करता है तो हम इसे बांटेंगे कैसे? आदित्य ठंडी हंसी हंसा। ऐसी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं की जाती।
नेहा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तुम पूरा अपने पास रखना चाहते हो? आदित्य ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। अब इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। नेहा चीखने लगी, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें सारी जानकारी दी है। लेकिन बॉडीगार्ड उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगे। तभी गोदाम का शटर अचानक खुला और कई स्पेशल पुलिस अफसर अंदर घुस आए। 3 दिन बाद मैं हिरासत केंद्र में आदित्य से मिलने गया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो आदित्य, टब कैसा लगा? वह गुस्से से चिल्लाया, रोहित, तूने मुझे फंसाया है, यह सब तेरी साजिश थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने क्या किया? तुम खुद मेरे कमरे में चोरी करने घुसे, एक टब के लिए इंसान को अगवा करने तक पहुंच गए। आदित्य दांत पीसते हुए बोला, वो टब नकली था। मैंने कहा, बिल्कुल, कोई जादुई टब नहीं होता। नेहा जैसी बेवकूफ लड़की को बहकाना आसान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इतनी बेतुकी बात पर यकीन कर लोगे। अगर सच में ऐसा टब होता तो क्या मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन गया होता? मैं वहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि इस कहानी का अंत कर सकूं। अगर कभी किसी को उस टब पर शक भी होता तो अब आदित्य खुद किसी को यह कहानी बताने की हिम्मत नहीं करता। आखिर कौन मानेगा कि उसने एक टब के लिए इतना बड़ा अपराध किया? 2 महीने बाद फैसला आया। आदित्य सिंह को घर में घुसकर चोरी और अपहरण की साजिश के आरोप में 15 साल की सजा मिली। नेहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी और नकली नोटों के मामले में उसे 12 साल की सजा हुई। अफसोस सिर्फ इस बात का रहा कि विशाल सिंह को इस मामले में नहीं घसीटा जा सका, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जादुई टब की मदद से अगर मुझे पर्याप्त समय मिल जाए तो सिंह ग्रुप भी मेरे लिए बस एक मामूली चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।